दिन से स्पष्ट था कि ये सरकार, और सरकार ही नहीं विपक्ष और इस देश का पूरा जो राजनीतिक निजाम है वो इस चीज को स्वीकार करने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं इन लोगों ने मन बना के ही सनशन की शुरुआत की होगी, तो इसमें कोई निराशा या आखिरी मिनट पे कोई मुंह बचाई वाली बात कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि पूरे देश भर में घूम के लोगों की बात समझ के इसके उत्तर दिए जाएंगे, जल्दबाजी नहीं होगी। और मेरा ये भी उम्मीद है कि ये सारा कुछ अगले 2 साल की तैयारी नहीं होगी, कम से कम 20 साल की तो तैयारी करनी चाहिए ऐसा चीज करें तो। अनशन में ज्यादा समय ना बिताते हुए कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा। क्या एक जन आंदोलन की मौत हो गई आज इस ऐलान के साथ कि अब वो राजनीतिक विकल्प के तौर पर जनता के सामने आएगा? हमारे साथ संदीप पांडे जी भी मौजूद हैं। संदीप पांडे जी, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक विकल्प के रूप में अगर टीमन्ना सामने आएगी तो उससे किसका फायदा होगा राजनीतिक तौर पर और किसका नुकसान? देखिए, इस समय तो एक तरफ देश की मुख्य धारा की राजनीति है जिसकी एक सच्चाई हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, और वो ये है कि वो भ्रष्टाचार के पैसे से पोषित है। हाल में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, 16 लाख रुपए खर्च की सीमा थी, लेकिन सबको मालूम है कि जो 4 प्रमुख दल थे, हर एक उम्मीदवार ने 1-1 करोड़ के ऊपर खर्च किया है एक-एक सीट पे। सवाल यह है कि क्या इस राजनीति का एक साफ सुथरा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के पैसे से चुन के जा रहे हैं उनसे हम कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाएंगे। तो विकल्प इस बात का खड़ा करना है कि आप बिना भ्रष्टाचार का सहारा लिए राजनीति कर सकें, चुन के जा सकें और फिर जनपक्षीय नीतियां अपना सकें। हमारे साथ अखिलेश जी और उसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा। जी बोले संदीप जी। जी, मैं कह रहा था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का काम और इस देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम ये आंदोलन करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम करेगा ऐसी उम्मीद करते हैं संदीप पांडे जी। हमारे साथ अशोक प्रधान जी मौजूद है बीजेपी से, अखिलेश जी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश जी, पहले आपसे मेरा सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी आज खुश है इस जन आंदोलन को ये जन आंदोलन खत्म हो गया? नहीं, कभी हम लोग टेंशन में ही नहीं थे, क्योंकि पहले दिन से ही पता था कि इनका लक्ष्य क्या है। भ्रष्टाचार इनका लक्ष्य नहीं था, इनका लक्ष्य सामने दिख रहा था। सब लोग पॉलिटिकल एम्बिशन से, मैंने खुद कई बार आप ही चैनल पे कहा था, ये सारे लोग चुनाव लड़ेंगे और इलेक्टोरल फ्रेम में आएंगे। ये बहुत अच्छा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए अगर ये चुनाव लड़ने आते हैं, राजनीति में आते हैं, क्योंकि ये लोग स्वयंभू वो लोग हैं कि जो सोसाइटी के सबसे बड़े जनाधार वाले और सबसे क्रीम लोग हैं। तो ऐसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता है। ये आप व्यंग में कह रहे हैं या हकीकत है? अखिलेश जी, आप ये व्यंग में कह रहे हैं हकीकत है? जी, आप ये व्यंग में कह रहे हैं हकीकत है? नहीं, वो स्वयं नहीं, मैंने शब्द यूज किया स्वयंभू। इन लोगों ने बोला है ना कि हमारे साथ जनता है, हम सबसे क्रीम है, तो इसका मूल्यांकन जनता ही करेगी ना, जनता के बीच में आ जाना चाहिए। और देखिए, लक्ष्य क्या दिख रहा है, पहले दिन से दिखा, आज उसका पटाक्षेप आप लोगों के लिए या और बाकी लोगों के लिए हुआ है कि ये लोग क्या चाहते थे, मनसा आज दिखी। लेकिन इन लोगों ने इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह से यूज किया है अपने इस आंदोलन को, और लक्ष्य सिर्फ था कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना। ये सब पता था अखिलेश जी, फिर भी आपके मंत्री जा रहे थे, बात कर रहे थे, आप लोग लगातार कह रहे थे कि हम इस मुद्दे पर उनके साथ हैं। इलेक्टोरल। अच्छा अखिलेश जी ये बता दीजिए कि जब आपको सब कुछ पता था, मात्र से ही बीजेपी, जब आपको सब कुछ पता था तो आपकी सरकार ने इन लोगों से सिविल सोसाइटी बनाकर बात क्यों की? जब इनकी पॉलिटिकल एम्बिशन थी तो पिछले साल अप्रैल में इन लोगों से आपने, सरकार ने आमने सामने बैठकर बात क्यों की? सम्मान, देखिए, किसी भी सेंसिटिव सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर कोई भी व्यक्ति, अदना सा भी व्यक्ति अगर कोई ऐसी बात करता है, अच्छा, ये सेंसिटिवनेस इस बार क्यों नहीं रही? ये सेंसिटिवनेस इस बार क्यों नहीं रही? 9 दिन हो चुके हैं, ये सेंसिटिवनेस इस बार क्यों नहीं रही? नहीं, सरकार तो वही है, आपकी पार्टी भी वही है, आपकी संवेदनाएं भी वही है, तो ऐसा क्या हो गया कि ये संवेदनाएं खत्म हो गई आपकी सरकार की? वो भी तब जब एक आदमी अकेला आदमी आमरण अनशन कर रहा था, तब आप संवेदनशील थे। जब 4-4 लोग अनशन पर बैठ गए, तब आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई? जी, आप जवाब ले लेते हैं। जी अखिलेश जी बोलें। हाँ, ये लोग जिस दिन से बोल रहे हैं
क्या क्या बोलते जा रहे हैं, अपने किन किन मुद्दों पे चले जा रहे हैं। आप देखिए, लोकपाल बिल पार्लियामेंट में लोकसभा से पास हुआ, जितनी ज्यादा चीजें थी उसमें 99% तो चीजें पास हो चुकी हैं या पास हो रही हैं। लक्ष्य इनका बिल पास कराना नहीं था, लक्ष्य इनका किसी पार्टी को, किसी सरकार को टारगेट करना था, किसी के सहयोग से द्वारा। तो वो दिखता जा रहा है। अशोक प्रधान जी, आपके पास जी, अखिलेश जी, आपने कहा कि तमाम मुद्दे थे, अपने मुद्दों से भटक रहे थे। इन लोगों का मुद्दे कैसे आते गए, कैसे क्या क्या होते गए, कहां पहुंच गए, कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंचे, आप देखिए। जी, अशोक प्रधान जी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। अशोक प्रधान जी खुद दिखाता है, अशोक प्रधान जी, जनता में तो ये खुद एक्सपोज हुए, जनता में तो खुद एक्सपोज हुए, हमने नहीं कुछ एक्सपोज किया। अशोक प्रधान जी, आप भी स्वागत करते हैं, कह रहे हैं ना जी, आप भी स्वागत करते हैं अशोक प्रधान जी राजनीतिक पार्टी बनाने का, राजनीतिक विकल्प देने का। आप कैसे स्वागत करेंगे? आपको तो लग रहा था कि ये आंदोलन चलता रहेगा और आपका इसका स्वाभाविक रूप से राजनीतिक फायदा मिल जाएगा 2014 में। जी बोलिए। देखिए सुमेरा जी, ये जो अखिलेश जी बोल रहे हैं जी, ये सही मायने में बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है और ये भ्रष्ट सरकार है। ये कभी भी नहीं चाहती थी एक मजबूत लोकपाल आए। अगर ये मजबूत लोकपाल आ गया होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती कि एक इस मिशन को लेकर चलने वाले लोग क्या रुख था पार्लियामेंट में, बीजेपी का क्या रुख था? राजनीति में डेमोक्रेसी कोई भी आ सकता है, कोई भी चुनाव क्या किया आप लोगों ने? अशोक प्रधान जी में क्या बोला? सवाल ये है, अशोक प्रधान जी, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो, जिसका आप भी हिस्सा है। इसलिए ये नहीं चाहती थी कि कोई मजबूत लोकपाल आए या अन्ना जी का मिशन सफल हो, ये तो शुरू से नहीं चाहती थी। अरे पिछले 9 दिन से तो आपकी पार्टी ने भी झांक के नहीं देखा है अन्ना हजारे और टीमन्ना को। पार्लियामेंट में क्या बोला है लोगों ने, और पार्टी बीच में क्या बोला है अशोक जी, पिछले 9 दिन से तो आप लोगों ने भी नहीं देखा है। अशोक प्रधान जी, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। अशोक प्रधान जी, आपकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया। हमने कहा है हमारे अमेंडमेंट क्यों नहीं इन्होंने जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून बनाने का काम और इस देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम ये आंदोलन करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लक्ष्य क्या दिख रहा है, पहले दिन से दिखा, आज उसका पटाक्षेप आप लोगों के लिए या और बाकी लोगों के लिए हुआ है कि ये लोग क्या चाहते थे, मंशा आज दिखी। लेकिन इन लोगों ने इसको एक प्लेटफॉर्म की तरह से यूज किया है अपने इस आंदोलन को, और लक्ष्य सिर्फ था कांग्रेस पार्टी को टारगेट। अनशन में ज्यादा समय ना बिताते हुए कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा। क्या एक जन आंदोलन की मौत हो गई है इस ऐलान के साथ ही कि अब वो राजनीतिक स्वरूप लेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, इस बीच हमारे साथ शम्मू काज़मी भी जुड़ गए हैं जो पूर्व सदस्य हैं टीमन्ना के। संदीप पांडे जी, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल, आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि एक राजनीतिक विकल्प होगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सार्थक पहल होगी, लेकिन क्या वो हड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है टीमन्ना में? जिस तरह के फैसले उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं, जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, हड़बड़ी एक दिखाई दे रही है। क्या उस हड़बड़ी में वो उतना एक लंबा संघर्ष कर सकेंगे एक जन आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक सिस्टम देने के लिए? देखिए, देश में बहुत सारे आंदोलन होते हैं जो बहुत लंबे चलते हैं। इरोम शर्मिला 12 साल से बैठी हुई हैं अनशन पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की मांग को लेके। 20 साल से नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा है। लेकिन कई ऐसे आंदोलन होते हैं जो बहुत छोटे समय में एक बड़ा बदलाव कर जाते हैं, जैसे कि जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ इमरजेंसी के खिलाफ। तो इस आंदोलन का चरित्र कुछ उस किस्म का है। ये बड़ी तेजी से उभरा है और इसको लोकप्रियता मिली है, और मुझे लगता है कि अगर ये इसका मोमेंटम जारी रहा तो जो अन्ना हजारे कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 3 साल में कुछ बदलाव भी हो जाए। लेकिन योगेंद्र यादव की बात भी सही है कि कई बार जल्दीबाजी से चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, जैसा कि जेपी आंदोलन का भी हम लोगों का अनुभव रहा। तो चीज़ें ठोस आधार पे हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये तो आंदोलन का नेतृत्व करने वालों के हाथ में है कि किस तरह से वो अपनी नींव डालते हैं, किस तरह के लोगों को शामिल करते हैं, किस तरह की प्रक्रिया चलाते हैं। तो हमारी तो शुभकामनाएं ही हैं इस आंदोलन के लिए। जी, दीपक, आपने सुना संदीप जी का कहना कि ठोस हो तो बेहतर है, लेकिन जल्दीबाजी में भी हो सकता है, जल्दी भी चीजें हो सकती हैं, इंस्टेंट कॉफी में भी आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। देखिए,
राजनीति मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टेंट कॉफी है। यहाँ पर बटन दबाने के बाद रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जी हाँ, मतदाता बटन दबाता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर दबाता है सुमेरा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, संगठन होता है, मास लगता है, नोट लगते हैं, मसल लगती है, शराब लगती है, सब कुछ लगता है। और भारतीय प्रजातंत्र में ये सब कुछ चलता है, सब जानते हैं। मेरी शुभकामनाएं होंगी टीम अन्ना को कि इन तमाम अड़चनों को दूर करके, जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय, रीजनल आइडेंटिटी, इन तमाम चीज़ों को दूर करके अगर वो 3 साल में परिवर्तन ले आते हैं तो बड़े बड़े चमत्कार की बात होगी। इसको चमत्कार से कम नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है सुमेरा ये तुरंत नतीजे चाहते हैं, तुरंत नतीजे चाहती है टीम अन्ना। 9 दिन के अंदर उसने डिसाइड कर दिया कि उसको एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाना चाहिए। एक जन आंदोलन की मौत हो गई है। और अगर आप उनके पिछले 16 महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो पहले आंदोलन के बाद सरकार उनके पास आई, दूसरे आंदोलन के बाद अपोजिशन ने उनको साथ दिया, और जब तीसरा आंदोलन उन्होंने मुंबई में किया, लोग छिटकने लगे। चौथे आंदोलन में वो उन्होंने अपने सभी दरवाजे बंद कर दिए। तो सुमेरा, हमको भी देखना पड़ेगा कि उनके आंदोलन की पॉपुलैरिटी का ग्राफ 4 बार में लगातार नीचे गिरा है। कहीं ना कहीं इसको भी अकाउंट में रखना। और इस बीच मेधा पाटकर ने ये बात कही है कि एक बार फिर से विचार करना चाहिए अपने इस फैसले को लेकर टीम अन्ना को, जिसमें उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक विकल्प देने के बारे में अब विचार करेंगे। इस पर बात मेधा पाटकर इनके साथ मंच पर नहीं आ रही है, जिसको और हमारे साथ इस पर नीलेश खड़े जुड़ गए जिन्होंने बात की। उनसे नीलेश से बात करते हैं। नीलेश, क्या कुछ कहा मेधा पाटकर ने? इस मामले पर जब मेधा पाटकर से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले दिनों अन्ना हजारे ने इस बारे में सोच विचार जो है वो किया था, लोगों की राय जानने का प्रयास किया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार से पार्टी बनाने का कोई फैसला करेंगे। अगर उन्होंने ऐसे राजनीतिक विकल्प देने का कोई विचार किया है तो वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हालांकि उन्होंने इस पर सोच विचार करके ही फैसला किया होगा, लेकिन खुद मेधा पाटकर कहती है कि उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि जन आंदोलनों के माध्यम से ही बदलाव जो है वो लाए जा सकते हैं। उसके लिए राजनीतिक विकल्प ही बनाना जरूरी नहीं है। एक दबाव के तौर पर जन आंदोलन जो है वो राजनीति पर काम करता है, और इसलिए जन आंदोलन के माध्यम से भी आने वाले दिनों में परिवर्तन लाया जा सकता है। और खुद मेधा पाटकर कहती है कि आने वाले दिनों में अपना जो संगठन है उसके द्वारा जन आंदोलन से ही सामाजिक परिवर्तन का काम करती रहेंगी। वो किसी भी इस प्रकार के राजनीतिक विकल्प से नहीं जुड़ेंगी। तो मेधा पाटकर का कहना कि इस तरह की किसी भी राजनीतिक विकल्प से वो नहीं जुड़ेंगी। जन आंदोलन का जो स्वरूप है वो जन आंदोलन का ही रहना चाहिए, राजनीतिक विकल्प की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन जोड़ूंगा जो टीम अन्ना के बयानों का और जो उनका अभी का कंडक्ट और कैरेक्टर है उसको बताता है। कुमार विश्वास ने 20 मिनट पहले कहा था कि मेधा पाटकर हमारे साथ हैं। वो कल मंच पर आई थी, हमारे तमाम फैसलों में साथ हैं, ये इंडिकेट करने की कोशिश की, और कल किसी टेलीविजन डिबेट में भी गई थी टीम अन्ना की तरफ से। लेकिन ये बयान साबित करता है कि टीम अन्ना के अंदर सब लोग एकजुट नहीं है। और जो आज ऐलान किया गया है उसमें कुछ ही लोग हैं जिनका फैसला है, जिसके तहत ये बात सामने आई है कि अब वो राजनीतिक विकल्प के तौर पर सामने आएंगे। वो उसमें सब शामिल नहीं है। यहाँ पर एक लाइन कहते हुए ब्रेक में आप ब्रेक ले रही हैं कि अन्ना इस आंदोलन का मुख नहीं मुखौटा है। ही इज नॉट द फेस, ही इज द मास्क।